तो देखिए तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। 32 कैमरे से, टेलीस्कोपिक कैमरे से एक तस्वीर सबसे साफ न्यूज नेशन पर हम आपको दिखाएंगे। नोएडा ट्विन टावर से जुड़ी ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी पूरी तरह तैनात है। ये अहम जानकारी, लोगों को हटने की चेतावनी दी जा रही है। हर 15 मिनट में सायरन बजने वाला है। और ज्योति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, हर 15 मिनट में सायरन बजेगा, लोगों को हटने की बात भी कही जा रही है वहां पर। बिल्कुल, लोगों को हटने की बात की जा रही है कि आसपास को ना रहें और सीधे तौर पर उन लोगों के लिए भी हिदायत जारी की गई है। कल ही नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हिदायत की गई थी जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, जो पूरे 3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, 5 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, 3 से 5 किलोमीटर के, जिन्हें सांस की दिक्कत है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो घर से बाहर ना निकले क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर उस वक्त बहुत ज्यादा होगा, जिसके लिए एंटी स्मोक गन हालांकि लगाई गई है। कई सारे वाटर टैंक्स को मैंने आज कम से कम 8 से 10 वाटर टैंक जो है वो सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ट्विन टावर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात की गई है। एम्बुलेंस की आवाजाही और सायरन की आवाजें हमने सुनी है। तो कुल मिलाकर के न्यूज नेशन भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपने दर्शकों को जो नोएडा की ट्विन टावर के आसपास हैं उनको हम ये उनसे अपील कर रहे हैं कि वो घरों के बाहर ना रहें, क्योंकि इससे ये जो पॉल्यूशन है, डॉक्टर्स का भी कहना है, सीधे आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा, आपके लंग्स पे सीधा इसका असर पड़ेगा। इसीलिए ये अपील एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अपने दर्शकों से कर रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, जिसका जिक्र मोहित राज दुबे कर रहे थे, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई से बड़ा ये टावर है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है। और ये जो टावर है, ये जो एपेक्स टावर और सियान टावर है, एपेक्स टावर जो बड़ा टावर है 102 मीटर की है और जो सियान टावर है 93 मीटर की इसकी हाइट है। तो ये जो हाइट है और ये जो सबसे पहले जब इसको मंजूरी मिली थी तो 9 टावर की मिली, तो इसको बढ़ा करके 11 कर दिया गया, फिर इसको बढ़ा करके 32 तक ला दिया गया। तो मिला करके ये जो आज एक संघर्ष की जो जंग चल रही थी पिछले 11 साल से, वो जंग लोगों ने जीत ली है। एमराल्ड सोसाइटी के लोगों ने जीत ली है, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी लोगों को नहीं पता था कि वो जीत जाएंगे। लोगों से इकट्ठा कर करके 17,000 रुपए इकट्ठे किए थे और फिर 17,000 से जब ये 17,000 से उन्होंने वसूल किया। ठीक है ज्योति, वापस आते हैं आपके पास। तो देखिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। नवेद, देखिए एक सवाल मेरा ये था कि जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे, मतलब वो लोग जो इसे ढहाएंगे, वो टीम जो यहाँ पर मौजूद होगी, उनके लिए क्या स्पेसिफिक व्यवस्था है नवेद? ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसके लिए बिल्कुल गाइडलाइन जो है वही गाइडलाइन पहले से जो दी हुई है वो मैं बताता हूँ आपको। जो एक क्विक रिस्पांस टीम है जो यहाँ पर रहेगी, उसे आखिरी 1 घंटे में वहाँ से निकाल लिया जाएगा। लास्ट मोमेंट पर यानी कि 2:30 बजे की बात करेंगे, जो प्रक्रिया निभा रहे हैं, जो 40 लोग आपने बताया था कि इस पूरे सोसाइटी के अंदर भी वायर चेक कर रहे हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। और 200 मीटर जो है जो ब्लास्ट करेगा वो 150 मीटर के आसपास रहेगा और वहाँ तक तार बिछाकर वो जो इग्निशन है उसे लेकर जाया जाएगा और फिर उस बटन को इतनी दूर से ही दबाया जाएगा। उस पेरिफेरी के अंदर कोई भी नहीं रहेगा। लास्ट मोमेंट में यानी कि लास्ट के 20 मिनट में पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को खाली कर लिया जाएगा। जो टीम है, जो एडिफेस और जेट कंपनी की टीम है, वो भी करीब 150 मीटर के बाहर रहेगी और वहीं से इस पूरे डिमोलिशन को अंजाम दिया जाएगा। एक्सप्लोजिव का जो बटन है वो इतनी दूर से ही दबाया जाएगा क्योंकि उसके पास रहना बहुत ही खतरनाक होगा। और इसीलिए एन वक्त पर जो लास्ट का 1 घंटा है, जब मैंने आपको कहा था ड्रोन मैपिंग होगी, उसी के जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा और एन वक्त में सारे लोग बाहर आएंगे और उसके बाद इस डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है नवेद, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। विद्या भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा विद्या, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा जब 2:30 बजे ये पूरा काम होगा, उसके बाद जो धूल का गुबार उठेगा, उसके बाद उस पूरे ऑपरेशन को और अंजाम देना, क्या उस वक्त के लिए स्पेसिफिक कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल खुशबू, पूरी तैयारी की गई है और जब ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी उसके बाद की ही ज्यादा तैयारियां हैं। और उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली तैयारी जो होगी, जो धूल का गुबार उठेगा, करीब बताया जा रहा है कि 10 मीटर ऊपर तक ये धूल का गुबार उठ सकता है, आसपास के जो इलाके हैं उनको अपनी जद में ले सकता है, तो उससे निपटने के लिए पानी की बौछार की जाएगी और ताकि उन धूल के गुबार को बिठाया जा सके, ये कोशिश होगी। उसके लिए टीमें पहले से तैनात कर दी गई हैं और निरीक्षण भी कर लिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिन से हवा किस तरफ बह रही है और हवा की स्पीड
स्पीड क्या है, गति क्या है, इस पर नजर रखी जा रही है। एक विशेषज्ञों की टीम है, वैज्ञानिकों की टीम है जो इस पर नजर रख रही है कि हवा किस वक्त दिन में कहां कैसे चल रही है और उसका प्रवाह किस तरफ होता है। क्योंकि जब ये इमारतें ध्वस्त होंगी तो सबसे पहले यही होगा कि धूल का जो गुबार उठेगा वो हवा के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा और उन इलाकों को अपनी जद में ले लेगा जिस तरफ की हवा होगी। उस इलाके के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। तो उसके लिए वैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ यहाँ पर पानी की बौछार की व्यवस्था की गई। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि आसमान से पानी की बौछार की जाएगी, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि आसमान से पानी की बौछार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आसपास में जो टीमें तैनात रहेंगी वो जरूर डस्ट पर यानी कि धूल पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इलाके यहां आसपास के हैं जहां पर लोगों को नहीं निकाला गया है वहां रह रहे लोगों को उसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। यह सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो दूसरी बड़ी बात है इस ध्वस्तीकरण के बाद वो ये है कि लगभग 1 घंटे तक यहां आसपास 10 मीटर का दायरा बताया जा रहा है जिसकी इमारतें ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। तो उन इमारतों के पिलर्स को चेक किया जाएगा, उनकी दीवारों को चेक किया जाएगा, उनके बुनियाद को चेक किया जाएगा कि क्या इस ध्वस्तीकरण से, इमारत के गिरने से उनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है और क्या अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में उन इमारतों से कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ये दोनों ही टावर गिरेंगे उसके बाद यहां से जो लोग शिफ्ट किए गए हैं, 7000 लोगों को शिफ्ट किया गया है, उनको वापस लाने की तैयारी होगी। इसके अलावा आसपास जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको पुनर्बहाल करने की तैयारी होगी, फिर से वापस उसी तरीके से जैसा कि रोजाना होता है सुचारू तरीके से चलाने की तैयारी होगी। तो ये तमाम तैयारियां होंगी ठीक ध्वस्तीकरण के बाद की और इसके लिए कमर प्रशासन की तरफ से कस ली गई है। इसके साथ साथ जो हम लगातार बता रहे हैं कि ये जो कंपनियां, 2 कंपनियां मिलकर इस ध्वस्तीकरण को अंजाम दे रही है, उन कंपनियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। नोएडा पुलिस की तरफ से तैयारी कर ली गई है, यहाँ के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। यानी कि अब तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चाहे प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे कंपनी के स्तर पर हो, चाहे फायर ब्रिगेड के स्तर पर हो, चाहे जो ब्लास्ट करने वाली टीम है उसके स्तर पर हो, वो सब पूरी हो चुकी है। 40 लोगों की टीम जो है इस कंपनी की तरफ से जो तैनात रहेगी, लगभग 10 मीटर के दायरे से आगे जो नजर बनाकर रखेगी कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही इस घटना के बाद यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य के तौर पर दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनके स्वास्थ्य को कोई परेशानी तो नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ आसपास रहने वाले जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ है। उस पर भी नज़र रखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि अगर उनको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आनन फानन में, आपात स्थिति में उन्हें किस तरीके से इलाज दिया जाए। उसके लिए 4 हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया गया है। एक यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल, 3 यहाँ के प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पर उनको ले जाया जा सकता है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी इन सड़कों पर चक्कर काट रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां चक्कर काट रही है। इंसिडेंट कमांड सेंटर बना लिया गया है जो हमारे ठीक बगल में है, हमारे ठीक कैमरे के पीछे है, जहां से पूरी नजर रखी जाएगी, इस पूरे प्रकरण पर नजर रखी जाएगी, एक स्टेप पर नजर रखी जाएगी और वो नजर रखेंगे नोएडा के कमिश्नर। तो ये कमिश्नर की देखरेख में ये कमांड सेंटर है। लेकिन दूसरे स्तर की अगर बात करें तो चाहे ये कंपनी जो इस इमारत को, इस जैसा कि मैंने कई बार कहा कि ये एक तरीके से आप देखिए कि राक्षसों का जैसे वध किया जाता है, ठीक उसी तरीके से रावण और कुंभकर्ण की तरह ये 2 इमारतें खड़ी हैं और इनको आज ध्वस्त किया जाएगा, इनको मटिया मेट किया जाएगा। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से इस इमारत को खड़ा किया गया, ग्रीन बेल्ट पर इसको खड़ा कर दिया गया, जहां पर बच्चों के खेलने की जगह के पार्क बनने थे, जहां पर ग्रीन जोन छोड़ना था, जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने थे, उस जगह पर ये इमारत दोनों खड़े कर दिए गए। इससे सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो आसपास रहने वाले लोग थे, जो इस सोसाइटी की इमारतों में, टावर्स में रहने वाले लोग थे, उनको परेशानी हुई। देखिए 400 परिवारों का ये संघर्ष है, ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। 10 साल लगे, 400 परिवारों ने
अपने घर से ना सिर्फ पैसा दिया है बल्कि मानसिक तौर पर भी वो इस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे थे। और सीधे 40 लोग तो इस टीम का हिस्सा थे, जो कानूनी तौर पर एक टीम बनाई गई थी उसका हिस्सा वो रहे कि किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये देखिए, नोएडा से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का जो है सफर तय किया गया। इस बीच में जाहिर सी बात है कि जो लोग ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उनको पता था कि वो कितने